दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एग्जाम। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपका कल का जो एग्जाम है लास्ट एग्जाम है। तो आपने अच्छे समझ लीजिए कि डीएड का फर्स्ट कदम पूरा हो गया आपका। और जहां तक कि अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम भी अच्छे आए हैं, अच्छा रहा है। लेकिन हमारा जो कल का पेपर था उसमें अगर हमें बहुत सारे ये कमेंट मिले, ये फीडबैक मिला कि मैम कुछ जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो उससे रिलेटेड नहीं थे क्वेश्चन से। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं थे, जरूरी नहीं होता भाई कि हमेशा एक जैसा मिले। अच्छा है, कुछ डिफरेंस रहा कि बहुत टाइम से कॉमन आ रहे थे क्वेश्चंस, है ना, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर 6 पर। पेपर 6 है हमारा थेरेपेटिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर है, एकदम मस्त मलाई जैसा पेपर है देखा जाए तो पेपर 6 में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सोचना समझना नहीं है। कुछ टॉपिक्स जो दिए हुए हैं हमें पार्ट और सी, पार्ट और डी के लिए हमने प्रिपेयर करना है। तो पार्ट सी के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर आए हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको आज करनी है और एग्जाम हमारा कल होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि कल के पेपर में कुछ भी कॉमन नहीं था, जितना आपने पढ़ाया या जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो भी क्वेश्चंस बताए वो रिलेटेड नहीं थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से न्यू तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाए या न्यू टॉपिक से आ जाए। तो कुछ मैंने ऐसे मिक्सअप आपको टॉपिक कुछ बताने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों कल के एग्जाम का भी आप मुझे फीडबैक देते रहे, कैसा रहा, क्या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉमन मिला आपको, क्वेश्चन नहीं मिला, या जो मैंने क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन सीरीज से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। दोस्तों पार्ट ए पार्ट बी के लिए अलग अलग बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पार्ट सी में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, सभी को पता है, जो 10 नंबर के हैं, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए रहे होते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय चिकित्सा के अर्थ को परिभाषित करते हुए क्षेत्र और उद्देश्यों को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें या तो ये आ सकता है, वरना दूसरा क्वेश्चन है इसका, भौतिक चिकित्सा के अर्थ को परिभाषित करते हुए क्षेत्र और उद्देश्यों को समझाइए। या तो व्यवसाय चिकित्सा आ जाएगा आपका या भौतिक चिकित्सा आ जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर में करना है, मिनिमम हमने 150 शब्दों में करना है। तो एक तो हमारा अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारे क्षेत्र हो गए, उद्देश्य हो गए, 4 ये हो गए। 5वां हेडिंग आप उद्देश्य को क्या करेंगे, वन बाई करके उसको आप क्रम बाई क्रम लिखते रहेंगे, पॉइंट्स बनाते रहेंगे उनका, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें करना होगा। सेम भौतिक चिकित्सा का अर्थ अगर जवाब देंगे तो भौतिक चिकित्सा का अर्थ हो गया आपका, परिभाषा हो गई, ठीक है, उद्देश्य हो गए इसके क्षेत्र हो गए, ठीक है, और भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां भी कर सकते हैं। लेकिन 5 नंबर में वो जितना पूछे बस उतना करना, अपने तरफ से मत करना। अगर ये क्वेश्चन पार्ट डी में आ जाए तब हम भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे भौतिक चिकित्सा मिले या व्यवसाय चिकित्सा मिले, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है और आपको करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पकड़ के प्रकार। तो पकड़ के कितने प्रकार है मैंने आपको कराई दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पूरा आंसर इसको मिल जाएगा आपको, 150 शब्दों का सभी प्रकार के पकड़ का विद डायग्राम हम इसको डिटेल में आंसर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाक और भाषा चिकित्सा का महत्व लिखिए। वाक और भाषा चिकित्सा यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी, आपको इसमें इंपोर्टेंस बतानी है, महत्व बताना है। तो 5 नंबर में आप अगर महत्व लिखेंगे तो इसमें भी आप इसका अर्थ बता सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं, उसके बाद आपका मेन हेडिंग रहेगा महत्व का, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्लेरिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धी एवं वैकल्पिक संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं। संवर्धी का मतलब होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, समझ रहे हैं, अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक। तो आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पर वैकल्पिक और संबंधी संप्रेक्षण के बारे में बताना है 5 नंबर में, और बहुत अच्छे से मैंने आपको ये डिटेल करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 6 में देखिए, सर्च कीजिए संवर्धी एवं वैकल्पिक
संप्रेक्षण या आर्ग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव इन हिंदी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। 6 है आपका मानव शरीर की गति और शरीर स्थिति को समझाइए। आ सकता है, कॉमन सा है ये, ठीक है। मानव शरीर की गति के बारे में बताएंगे और मानव शरीर के स्थिति के बारे में बताएंगे। तो स्थिति 2 प्रकार की होती है, गतियां भी 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक गति, अनैच्छिक गति, योग्य स्थिति, आरोग्य स्थिति, ठीक है। सक्रिय स्थिति, निष्क्रिय स्थिति, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस शब्द के साथ आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। या तो योग, अयोग्य, या सक्रिय या निष्क्रिय, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द अलग है लेकिन अर्थ एक ही है दोनों का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उस तरीके से आपको इसमें बताना होगा। तो दोस्तों पार्ट सी के लिए ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपके आने वाले हैं कल के एग्जाम में, या इन टॉपिकों की आप प्रिपरेशन कर लीजिए। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये दोनों हो गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और आपका संवर्धी, वैकल्पिक यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए ये, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बात करें नया क्या आ सकता है, तो मानव शरीर स्थिति डिटेल में पूछ सकते हैं 5 नंबर में, पकड़ के प्रकार पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों तो पार्ट डी में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 क्वेश्चन करना है। हमें 2 क्वेश्चन वहां मिलेंगे, 2 में से हमने केवल 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि हमें 250 शब्दों का देना है। सभी जानते हैं मिनिमम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी मार्किंग होगी, क्योंकि मार्किंग आपके आंसर के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर के उस पर डिटेल में आप क्या कर रहे हैं, डिटेल में देखी जाती है आपकी हेडिंग्स यानी कि आपके पॉइंट्स, ठीक है ना, हर पॉइंट्स पे, तो उस पे आपकी मार्किंग की जाती है, ठीक है, जितने अच्छे से आप आंसर कर पाइए। जैसे कि देखिए दोस्तों पार्ट डी के लिए अगर हम बात करें 10 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। योगा एवं खेल चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, उद्देश्य एवं महत्व को विस्तार कीजिए, ठीक है। 250 शब्दों में आप योगा थेरेपी को भी बताएंगे, प्ले थेरेपी को भी बताएंगे और उसकी परिभाषा, क्षेत्र, अर्थ और उद्देश्य को भी वर्णन यानी कि पूरा आप एक्सप्लेनेशन करेंगे 250 शब्दों में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिल सकता है। दूसरा है सीपी, बहुत ही ज्यादा कॉमन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, सीपी आता ही आता है इसमें से, ठीक है। सीपी का तो आप ऐसे समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा कॉमन रह गया है, तो सीपी तो आएगा आएगा। और सीपी में अगर हमने 10 नंबर में आ जाएगा तो सीपी हमने कैसे करना है, क्या हेडिंग बनाने, तो सीपी का सबसे पहले आप अर्थ बताएंगे, ठीक है। दूसरा परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है। लक्षण, कारण, प्रबंधन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अर्थ, परिभाषा, वर्गीकरण, लक्षण, कारण और प्रबंधन, ये कुल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो कुछ हमारे हेडिंग्स जो होते हैं हमें ये ध्यान रखना होता है उनका क्रम, ऐसा ना हो कि किस क्रम से चलते हैं। हेडिंग्स की भी एक अपने आप में एक विशेषता होती है, जैसे अर्थ पहले ही आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं मीनिंग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, सिम्टम आ जाते हैं, कॉजेज आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं होता कभी मैनेजमेंट आपने पहले कर दिया और क्लासिफिकेशन आप बाद में कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले अर्थ बताना है, परिभाषा, वर्गीकरण, लक्षण, कारण और प्रबंधन। वही एग्जामिनर आपको देखकर आपके पॉइंट्स पे ही मार्किंग कर देगा, 10 में से 10 नहीं देगा तो 9 यानी कि आपको 9 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं पूरे, अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीपी से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से करना होगा और बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई करके करना होगा, और कम से कम आप 300 शब्दों को करेंगे इसमें, कम से कम 300 शब्द होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशीय क्षरण। मांसपेशीय क्षरण में भी आप अर्थ, परिभाषा, प्रकार, वर्गीकरण की जगह यहाँ पर आप प्रकार करेंगे, यहाँ लक्षण, कारण, प्रबंधन इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, बस इतना ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको 10 नंबर में मिलेगा, क्या पता आ जाए, क्योंकि जैसे कि पैटर्न चेंज हो गया है तो क्वेश्चन टॉपिक भी वो चेंज कर रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अत्यधिक 5 नंबर में पूछा गया अब तक, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाक और भाषा विकार के प्रकार लिखिए, यानी कि लैंग्वेज एंड स्पीच
के जो डिसऑर्डर है उनके प्रकार लिखने हैं आपको, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक भी आपका 10 नंबर में पूरा करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और इनको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। तो इनमें से ये 3 टॉपिक कॉमन है, एक तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड सीपी और थर्ड ये। अगर एक फोर्थ मैं बता दूं आपको, अगर 10 नंबर में आ जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है भौतिक चिकित्सा आपको 10 नंबर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 5 यहाँ पर भौतिक चिकित्सा, ऐसा लग रहा है भौतिक चिकित्सा 10 नंबर में इस बार देखने को मिल सकता है। चांसेस लग रहे हैं इसके मुझे, क्योंकि मैंने और भी पेपर देखे तो इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं ढूंढ ढूंढ के टॉपिक्स कि आप रियलाइज नहीं कर सकते कहां से आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों भौतिक चिकित्सा मुझे 10 नंबर में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आएगा। तो आप जैसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आप प्रिपेयर करेंगे तो फिजियोथेरेपी के बारे में भी प्रिपेयर कर लीजिए, हो सकता है आपको 10 नंबर में देखने को मिल जाए, जिसमें हमने क्या क्या करना है। अर्थ हो गया हमारा, ठीक है, परिभाषा हो गई, ठीक, अर्थ परिभाषा, क्षेत्र हो गए, उद्देश्य हो गए, ठीक है, और पद्धतियां हो गई इसकी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अर्थ परिभाषा क्षेत्र बहुत छोटे रह जाएंगे, लेकिन पद्धतियां अपने आप में बहुत सारी पद्धतियां हैं इसकी, ठीक है। विद्युत पद्धति हो गई, मालिश हो गई, ठीक है। तो आप सब में क्या करेंगे, सबको डिटेल में कराएंगे इसको, ठीक है। सारी पद्धतियां इनकी डिटेल में करेंगे, हर पद्धति को उदाहरण सहित आप इसको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भौतिक चिकित्सा आपका कहीं लॉन्ग में ना आ जाए फिजिक्स थेरेपेटिक्स वाले पेपर से, ठीक है। बाकी का तो कॉमन है, पार्ट ए और पार्ट बी से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि उसी से तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। प्रिपरेशन उनकी बहुत अच्छी हो गई है, रिवीजन भी हो चुका है। लेकिन पार्ट सी और पार्ट डी के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो आज मैंने आपको बता दिया, तो इससे ही रिलेटेड आएगा। हाँ, कल का जो पेपर होगा आपका, मैं पूरी दावेदार कह सकती हूँ इसमें से कम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो आपको ऑप्शनली मिले, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी का जैसे कि हमें फीडबैक मिलते हैं मैम नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक हमारा एक अनुमान रहता है कि इसमें से आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम पहले से जो अनुमान चला आ रहा है अब तक सही हो, तो अब आकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नहीं आता है तो इतना होपलेस नहीं होते हैं, अपने आप को डिसमोटिवेट नहीं करते हैं। जो नया आता है उसको करना चाहिए, नया करने से अच्छा सीखते हैं, नया कुछ सीखने को मिलता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी आपका एग्जाम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आ रहा है। पेपर जो क्वेश्चंस है आपके, क्वेश्चन के उन्होंने मेथड चेंज किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिए हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहते थे हमारे एग्जाम के लिए वो टॉपिक चेंज हो गए, इसलिए हमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो टेंशन लेना जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है आपके सारा सिलेबस से ही आ रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है आपका एग्जाम के लिए सब सिलेबस से आ रहा है, तो टेंशन क्यों लेना। सिलेबस जब हमारे पास है तो क्यों परेशान होना। और जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको करा ही रही हूँ। इसके अलावा भी अगर कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल।